टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। अभी के सेशन में हम लोग जीके कवर करेंगे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जितने भी क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था NIAM कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी जयपुर, सी शिमला या डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। का पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। स्थापना 8 अगस्त 1988 को हुई थी। इसका जो केंद्र है यह जयपुर में है, राजस्थान में जयपुर में है। इससे संबंधित मंत्रालय मतलब ये किस मंत्रालय के तहत काम करते हैं? कृषि मंत्रालय। सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है अभी इसके? तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो कृषि मंत्रालय के कर्मियों की ज़रूरतों को पूर्ण करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श देने तथा भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन में शिक्षा पेश करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मई से नवंबर तक ही खुला रहता है क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान तथा हिम स्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत कठिन होता है। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1950, 1951, 1952 या 1953। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1951। क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भूदान आंदोलन महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था। गौरतलब है कि यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसके तहत 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली गांव में पहली बार इस आंदोलन के अंतर्गत भूमि दान में मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी ग्रेटर नोएडा या डी वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा लेंगे, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। यह सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग सहकारी मॉडल पर आधारित है जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन का नया सम्राट किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए चार्ल्स तृतीय, बी विलियम प्रथम, सी चार्ल्स प्रथम या डी विलियम द्वितीय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स तृतीय। किंग चार्ल्स तृतीय आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। 73 वर्षीय चार्ल्स ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद देश के नए राजा घोषित किए गए। इनकी ताजपोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई। किंग्स चार्ल्स तृतीय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 4 नवंबर 1948 को हुआ था। पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। यह प्रिंस फिलिप तथा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। चार्ल्स तृतीय ने इंग्लैंड के डोरचेस्टर में स्थित पाउंडबरी नामक एक शहर की स्थापना की।
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जुलाई, बी 12 अगस्त, सी 30 जून या डी 11 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11 सितंबर। हर वर्ष 11 सितंबर को देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि खेजड़ली नरसंहार 11 सितंबर 1730 को हुआ था, इसलिए हर वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2013 में घोषित किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत के वनों, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने वाले लोगों के सम्मान में एक दिन अलग रखा जाना चाहिए। यह दिवस उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिन राष्ट्रीय वन शहीदों के सम्मान में वनों और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 5वें स्टील्थ फ्रिगेटर तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता, बी गोवा, सी मुंबई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया। इस फ्रिगेटर का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय में एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। तारागिरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण MDL यानी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा हुआ। ये जहाज़ P-17 फ्रिगेट्स यानी शिवालिक क्लास के उन्नत संस्करण है। प्रोजेक्ट 17 ने मंजूरी 2015 में 50,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 7 स्टील्थ फ्रिगेटर का निर्माण, 3 युद्धपोतों का अनुबंध गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और 4 युद्धपोतों का अनुबंध मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई से है। ये युद्धपोत उन्नत अत्याधुनिक सेंसरों एवं शीर्ष स्तर की स्टील्थ सुविधाओं से लैस होंगे। इनमें पनडुब्बियों को मारने के लिए टॉरपीडो और रॉकेट भी होंगे। इनमें जहाज रोधी मिसाइलों को नष्ट करने के लिए रैपिड फायर गन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रन से पराजित करके खिताब अपने नाम कर लिया। एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। UAE से पहले श्रीलंका एशिया कप 2022 की मेजबानी करने वाला था। हालांकि देश के आर्थिक संकट के कारण इसे UAE में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और हांगकांग सहित कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वानिंदु हसरंगा को मिला है, जो श्रीलंका के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल भानुका राजपक्षे को मिला है, ये भी श्रीलंका के हैं। पढ़ लेते हैं। पहला संस्करण 1984 में संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। इसका आयोजन हर 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। US ओपन 2022 का पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी अल्करेज गार्फिया या डी सी रूडो ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अल्करेज गार्फिया ने। हाल ही में US ओपन के पुरुषों की श्रेणी में स्पेनिश खिलाड़ी सी अल्करेज गार्फिया, जो स्पेन के हैं, ने कैस्पर रूड नॉर्वे को हराकर अपनी पहले ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीता। इसी के साथ सी अल्कारेज सबसे कम उम्र के दुनिया के नंबर के खिलाड़ी बन गए। महिला वर्ग विजेता आई स्वीडेक, जो पोलैंड की हैं, और उप विजेता ओ जबेउर, जो टूनेशिया के हैं। US ओपन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार इसका आयोजन USA में 1881 में न्यूपोर्ट में हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर आयोजित की जाती है। यह वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होती है।
महिलाओं का एकल पहली बार 1887 में फिलाडेल्फिया में खेला गया। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस सदाशिवम, बी जस्टिस किरण गोगोई, ऑप्शन सी जस्टिस दीपक ठाकुर या ऑप्शन डी जस्टिस कमल नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस कमल नारायण सिंह। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में केवल 17 दिन का कार्यकाल था, जिससे वे सबसे कम कार्यकाल के साथ मुख्य न्यायाधीश बने थे। वह भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक था। मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 13 दिसंबर 1926 को हुआ था। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। 1991 से 1994 तक भारत के 13वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2022 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई या डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी ब्रिटिश भारत के समय के एक प्रमुख वकील, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में पढ़ लेते हैं। जन्म 10 अक्टूबर 1844 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तैयबजी बम्बई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कांग्रेस के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हकीम अजमल खान के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति का रिकॉर्ड है। स्वतंत्रता के बाद रफ़ी अहमद किदवई भारत के पहले संचार मंत्री बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट जीके के सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।